नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ और प्रार्थना भी है कि आप सभी हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। साथियों, आज 10 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उसमें बहुत सारा जीएस को भी कोरिलेट करा करके हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, यानी 9 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा कर लिया है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया है। यह साथियों मालगाड़ी ढुलाई के लिए है। वित्त वर्ष 2025-26 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात का, जिसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह था साथियों। कांडला दीनदयाल पोर्ट कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तीसरा प्रश्न, अप्रैल 2026 में स्टारलिंक इंडिया के साथ एमओयू करने वाला देश का नवीनतम राज्य कौन बना? तो साथियों उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय तीसरा राज्य बना स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता करने वाला, जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगी। हाल ही में लॉन्च सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा बी आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, रूपा बायर ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश की हैं रूपा बायर। अरुणाचल प्रदेश रूपा बायर। छठा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ था, इसी उपलक्ष्य में। सातवां, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो होम बाउंड फिल्म को। होम बाउंड। आठवां प्रश्न, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है नमो ड्रोन दीदी योजना के ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में हमारे भारत में। अगला, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो हमारा भारत साथियों विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में जो थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुआ, पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अंतिम प्रश्न था कल, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगाई है? उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने एआई आधारित डिसीजन देने पर रोक लगा दिया है। तो ये था साथियों 10 करंट अफेयर। लास्ट डे का 9 अप्रैल का। अब पढ़ते हैं आज का 10 अप्रैल के करंट अफेयर को। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? एक इंटरनेशनल समिट है, सम्मेलन है, वन हेल्थ समिट 2026। इसका आयोजन साथियों लियोन फ्रांस में हुआ है। लियोन फ्रांस में यहाँ पर G7 का सम्मेलन भी हुआ, और G7 इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्री का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसी G7 के द्वारा आयोजन कराया गया वन हेल्थ समिट 6 से 7 अप्रैल 2026 को फ्रांस के लियोन शहर में। देखिए साथियों, यहाँ पर हमने कुछ वैश्विक और अपने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों को एक पास कलेक्ट किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और कोप 30 सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ साथियों। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ 6 से 7 जुलाई 2025 को। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के जून 2025 में हुआ, कनाडा में हुआ साथियों। एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ है, चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर एससीओ शिखर सम्मेलन। इसके बाद हमारे भारत के नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2025 को टेरी के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। इसके बाद साथियों, इसके बाद सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 नई दिल्ली यशोभूमि में हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 को हुआ। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन 2026 अगला साथियों, अगला जो दक्षिण अफ्रीका में 2025 में हुआ नवंबर नवंबर में साथियों। अब नवंबर 2026 में होगा अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन कोप 31 कोप 31। जैसे साथियों कोप 30 जो नवंबर 2025 में हुआ था, कोप 31 होगा तुर्की के अंटालिया में। तुर्की के अंटालिया में यह होने वाला है, आयोजित होगा। अब देखिएगा अगला दूसरा प्रश्न, 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उत्तर हो जाएगा सी, दिव्या सिंह। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्या सिंह ने साथियों साइकिल से काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चला करके मात्र 14 दिनों में इन्होंने कारनामा किया, और ऐसा करने वाली है पहली भारतीय बन गई। देखिएगा, यह पहली भारतीय बन गई है, पुरुष या महिला दोनों में। उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्या सिंह ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट का बेस कैंप तक साइकिल चलाकर पहुंचने का रिकॉर्ड कर लिया। एवरेस्ट साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, हिमालय पर्वत पर स्थित है और नेपाल में स्थित है।
ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई। 14 दिनों में इन्होंने यह सफर पूरा किया है, 14 दिनों में। तस्वीर है इनकी। अब थोड़ा सा एवरेस्ट के बारे में जीके स्टैटिक जीके देखेंगे। एवरेस्ट चर्चा में है, एवरेस्ट का फतह हुआ, एवरेस्ट बेस कैंप का फतह हुआ, एवरेस्ट से रिलेटेड जीके पढ़े होंगे साथियों। देखिएगा, एवरेस्ट नेपाल में हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। पूरे धरती का सबसे ऊंचा चोटी भी एवरेस्ट है। एवरेस्ट को साथियों, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमुलुंगमा कहा जाता है। माना जाता है, वैज्ञानिकों का दावा है कि हर साल 4 मिलीमीटर इसकी हाइट बढ़ रही है। दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत चोटी है साथियों एवरेस्ट, और हिमालय दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। इसे न्यू फोल्डेड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। इसके उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत एक था साथियों, याद रखिएगा उसको, जियोग्राफी में आता है कोहबर का भूसन्नति का सिद्धांत। कोहबर का भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार ही तेथिस सागर का मलबा समाप्त होकर के हिमालय पर्वत वलित पर्वत निर्मित हो रहा है, दुनिया का सबसे नवीन पर्वत। साथियों अगर बात करें कि विश्व में पहली बार किसने एवरेस्ट का फतह किया था, तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को एवरेस्ट का पहली बार फतह किया था। उसके बाद पहली महिला 1975 में जुंको तबेई, जो जापान की थी, उन्होंने एवरेस्ट का फतह किया। पहले भारतीय पुरुष कौन थे, तो अवतार सिंह चीमा जिन्होंने एवरेस्ट का फतह किया। पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्र पाल 1984 में इन्होंने एवरेस्ट का फतह किया था। और 1965 में अवतार सिंह ने सबसे पहले पुरुषों में फतह किया था। 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला अगर बात किया जाए तो संतोष यादव, और दिव्यांग महिला जिन्होंने एवरेस्ट का फतह किया था, अरुणिमा सिन्हा। कामी रीता शेरपा का नाम, 28 से ज्यादा बार कामी रीता शेरपा ने एवरेस्ट का फतह किया है। एवरेस्ट की ऊंचाई साथियों 8848.86 मीटर है। ये साथियों हाइट इसका बढ़ते घटता रहता है। जाड़े के समय में जब तापमान लो होता है तो ग्लेशियर की ऊंचाई थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर साथियों हिम रेखा के ऊपर हिमाच्छादन हमेशा रहता है। श्वेत बर्फ पानी जो है जम जाता है बर्फ के रूप में। यहाँ देखिएगा एक बात कि 8000 मीटर से ऊपर यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर कम ऑक्सीजन होता है। इस जोन को डेथ जोन कहा जाता है। एवरेस्ट पर किस जोन को डेथ जोन कहा जाता है? 8000 मीटर से ऊपर के जोन को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो ऑक्सीजन हो जाता है। ये साथियों जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्हीं के नाम पर एवरेस्ट पर्वत चोटी का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहाँ स्थापित की गई? तो साथियों 2024 में उज्जैन में एक वैदिक घड़ी का, भारत का सबसे पहला वैदिक घड़ी स्थापित हुआ था। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला वैदिक पंचांग आधारित घड़ी, जिसका नाम है विक्रमादित्य, स्थापित किया गया। ये घड़ी है, दिख रहा था, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे। ये घड़ी, इसकी खासियत क्या है? इस घड़ी की खासियत है साथियों, इस घड़ी की खासियत है, यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताएगा, यह घड़ी साथियों यह हिंदी माह का महीना बताएगा कि चैत्र महीना की, वैशाख महीना की, ज्येष्ठ महीना की, आषाढ़ महीना है, और कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है बताएगा। और हिंदी में संवत में साथियों तिथि बताएगा, प्रथमा द्वितीय तृतीय। और यहाँ पर विक्रम संवत में 2083 ईस्वी लिखा है। यहाँ पर समय और यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का डेट, यानी सब कुछ इसमें रहेगा। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को दृष्टिगोचर करने वाला ये घड़ी होगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य काशी विश्वनाथ धाम में लगाई गई। यह सिर्फ सामान्य समय नहीं बताती, बल्कि भारतीय वैदिक समय पद्धति भी बताती है। इसमें एक दिन को 30 मुहूर्तों में भी बांटा गया है। एक दिन में कौन कौन सा मुहूर्त बदल रहा है वो भी इसमें दृष्टि गोचर होगा। भारत की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में फरवरी 2024 में स्थापित हुई थी। उज्जैन मध्य प्रदेश, ये तो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चौथा प्रश्न, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वियतनाम में साथियों, वियतनाम में कम्युनिस्ट नेता तो लाम अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीत करके वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए। तो लाम देखिएगा, वियतनाम के नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी पार्टी साथियों, उसके महासचिव तो लाम को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया। और अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में पढ़ा साथियों कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन्द्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने 35 साल की उम्र में। और साथियों वियतनाम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो लाम यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ले मिन हंग। और साथियों कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यांमार में भी राष्ट्रपति बने हैं मिन आंग हलाइंग म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने। अब साथियों वियतनाम से हमारा क्वेश्चन था, तो वियतनाम का स्टैटिक जीके देखेंगे हम। वियतनाम का स्टैटिक जीके, सबसे पहले यहाँ पर वियतनाम का मैप है, देखिएगा
यह साथियों एस आकार का एक देश है। 3,10,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ की राजधानी है हनोई। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है हो चिन मिन। हो चिन मिन सबसे बड़ा सिटी है साथियों। यहाँ की मुद्रा है डोंग। यहाँ की भाषा है वियतनामी। और ये साथियों हो चिन मिन जो है यहाँ के प्रमुख राजनेता क्रांतिकारी थे। युद्ध के बाद जो है वियतनाम दो हिस्सों में बटा था। युद्ध के बाद वियतनाम का एकीकरण हुआ है। ये वियतनाम में पर्यटन स्थल अगर बात करें तो हा लांग बे है। हा लांग बे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। और दुनिया की सबसे पुरानी केव या गुफा, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा सोन डोंग गुफा यहीं पर है। सोन डोंग गुफा कहाँ पर है? वियतनाम में ये। और वियतनाम में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और आओ दाई यहाँ पर एक पारंपरिक पोशाक होता है जो महिलाएं पहनती है। आओ दाई पोशाक किस देश का है? तो वियतनाम का है आओ दाई पोशाक। अगला देखिएगा, ए रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा किसकी है? ए वेल रोड ट्रेवल्ड साथियों ये आत्मकथा है। अभी हाल ही में इसका दूसरा अगला संस्करण विमोचन हुआ है। इसके लेखक यानी यह किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? तो उत्तर हो जाएगा सी आर के माधवन। आर के माधवन साहब की यह आत्मकथा है। इसका दूसरी बार विमोचन किया गया 2020 में। इन्होंने इसका पहला संस्करण लिखा था 6 साल बाद। इसमें संशोधन किया गया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में संशोधन करके पब्लिश कराया है। ए रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा आर के माधवन। आर के माधवन कौन है ये? तो ये साथियों पूर्व में सीबीआई के निदेशक और आईपीएस अधिकारी हैं आर के माधवन। इनकी आत्मकथा है ए रोड वेल ट्रेवल्ड। अपडेटेड संस्करण है 2026 अप्रैल में चेन्नई में इसको फिर से लॉन्च किया गया और मूल रूप से यह 2020 में लॉन्च किया गया था। अब साथियों जितना भी पुस्तक हम लोग लास्ट टाइम में 8 से 10 बार रिवीजन कर चुके हैं, अब हमने जो 2025-26 में उसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पुस्तक था उसको लेकर के आए। अब जब जब हमारे पास हमारे सामने करंट अफेयर में पुस्तक आएगा साथियों तो आपको इस स्लाइड का रिवीजन हम करा देंगे। कम से कम 4 बार 5 बार रिवीजन हो जाएगा तो हमें आपको रट जाएगा ये सब चीजें। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साथियों, थोड़ा सा बड़ा। डॉक्टर धीरज काकड़िया इनकी पुस्तक है महात्मा एक महान संचारक। कैलाश सत्यार्थी इनकी पुस्तक है करुणा, करुणा की शक्ति। शशि थरूर की पुस्तक है हिंदू धर्म को नया स्वरूप देने वाले संत श्री नारायण गुरु जी का जीवन और शिक्षाएं और विरासत। विश्व भूषण हरिचंदन की पुस्तक है ई माटी कथा का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़िया भाषा में ई माटी कथा का है। और बक्सी जगबंधु अंग्रेजी भाषा में बक्सी जगबंधु, दोनों पुस्तक विश्व भूषण हरिचंदन की। विजय गोयल जी की पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी एक अमर राजनेता। यदुनाथ दास की पुस्तक है विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद, ये फरवरी 2026 की पुस्तक थी। जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रेम प्रकाश। भारत ने इनकी पुस्तक का नाम है भारत ने जिस इतिहास को नजरअंदाज किया। प्रेम प्रकाश राइटर है, इनकी पुस्तक है। लक्ष्मी प्रसाद लेखक है, उनकी पुस्तक है अग्नि सरसुलो विका चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद सी पलानी वेलू की पुस्तक है साथियों पलानी पंस गट्स। पलानी पंस गट्स। सुरेंद्र चौधरी जी की पुस्तक है अमृत का चालीसा राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। दिसंबर 2025 में एक प्रमुख पुस्तक था सुदेश धनखड़ जी का चुनौतियां मुझे पसंद है। चुनौतियां मुझे पसंद है सुदेश धनखड़ जी की। नवंबर 2025 में एक पुस्तक महत्वपूर्ण था द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन जी की। अक्टूबर 2025 में द ग्रेट सैंक्शन हैक उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी की पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन हैक। और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक स्वप्निल पांडे जी की वीरता के पंख, वीरता के पंख। शिव कुमार मोहनका जी की आगे और उससे परे। डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी जी की पुस्तक मैंने कैंसर को जीत लिया है। तो ये सभी करंट के पुस्तक थे। अगला देखिएगा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिकरिंग लैब सारथी और मेंटर इंडियन एकेडमी कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा सी तेलंगाना। तेलंगाना से साथियों हमारे भारत में 2016 में एआईएम मिशन की शुरुआत होती है। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में हमारे देश में शुरू होता है। ये साथियों इसके तहत अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाते हैं और उसी के अंतर्गत नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिकरिंग लैब सारथी और मेंटर इंडियन एकेडमी लॉन्च किया है तेलंगाना में। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 4 अप्रैल 2026 को तेलंगाना में 2 नई पहल शुरू की। एटीएल सारथी यानी अटल 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 टिकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडियन एकेडमी। इसका उद्देश्य है स्कूल के बच्चों को सिर्फ किताबें ही न पढ़े बल्कि नई नई चीजें बनाए और अपने आइडिया को असली प्रोजेक्ट में बदले, इसके लिए यह शुरू किया गया। देखिएगा पूछा जाए कि एआईएम मिशन कब शुरू हुआ? एआईएम मिशन शुरू हुआ 2016 में। किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन एआईएम शुरू किया। इसी के तहत अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे देश भर में।
उसी के अंतर्गत यह स्थापित हुआ तेलंगाना में सारथी और मेंटर इंडियन एकेडमी। देखिएगा एक नजर में ये एआईएम मिशन को, एआईएम मिशन के साथियों वर्तमान में करंट अफेयर में अभी निदेशक नियुक्त हुए हैं। एआईएम में अभी हाल ही में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दीपक बागला जी। ये फोटो देखिएगा, दीपक बागला जी की है। दीपक बागला जी, इनको बड़ा करके फिर डिलीट कर देते हैं। दीपक बागला जी है, ये एआईएम के निदेशक है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं दीपक बागला जी। दीपक बागला जी, तो आप चाहिए अब हम लोग एआईएम को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप जाइए, देखिए अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिकरिंग लैब इसमें स्थापित होगा जो स्कूली शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। अटल न्यू इंडिया चैलेंज स्थापित होगा और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित होगा। और इसी के साथ साथियों मेंटोर ऑफ चेंजेस, मेंटोर इंडिया भी होगा। इसमें क्या बेनिफिट होगा? देखिए बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को जिज्ञासा और कल्पना, क्यूरियोसिटी और कल्पना करने की क्षमता डेवलप होगी, समस्या समाधान की क्षमता डेवलप होगी। 21वीं सदी में स्किल डेवलप होंगे, वो प्रौद्योगिकी का मार्गदर्शन होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, स्टार्टअप्स करने में, नए बिजनेस को शुरू करने में सहायता मिलेगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, सोशल इफेक्ट असर पड़ेगा और मार्केट में एक अप्रोच मिलेगा, मार्केट में एक पहुंच होगा। साथियों नीति आयोग का ये पहल है। नीति आयोग ने 2016 में इसे शुरू किया था। इसका विजन टारगेट लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। क्या टारगेट है? तो सशक्त और आत्मनिर्भर भारत, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाना। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन, क्रोएशिया के मशहूर एथलीट ब्लांका ब्लासिक को किस इवेंट के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया? उत्तर हो जाएगा बी, टीसीएस वर्ल्ड 10 के बंगलुरु रेस 2026। टीसीएस वर्ल्ड 10,000 बंगलुरु रेस 2026 आयोजन होगा साथियों बेंगलुरु में। इसमें क्रोएशिया देश के मशहूर एथलीट हैं ब्लांका ब्लासिक, इनको एम्बेसडर बनाया गया और इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। क्रोएशिया के मशहूर एथलीट ब्लांका ब्लासिक को टीसीएस वर्ल्ड 10,000 बंगलुरु रेस 2026 के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया। अब हम एम्बेसडर का रिवीजन करेंगे 2025-26 में जो भी एम्बेसडर, जैसे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट आईसीसी 2020 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को ध्यान रख रही है, नहीं भुलाइएगा। और जनगणना 2027 जो शुरू होने वाला है, जनगणना 2027 के सुदर्शन पटनायक जी ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा देखिएगा टी20 वर्ल्ड कप के रोहित शर्मा और नायिका ग्लोबल के दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर है। इंडिया आर्चरी प्रीमियर लीग रामचरण जो एक्टर है साउथ के, वो है ब्रांड एम्बेसडर। स्केचर इंडिया के मोहम्मद सिराज और कार्तिक आर्यन दोनों लोग हैं। विकसित भारत बिल्डथॉन के साथियों शुभांशु शुक्ला जी हैं। और नमो युवा रन नशा मुक्त भारत अभियान के मिलिंद सोमन है, मिलिंद सोमन। और साथियों ओकले ओकले के ओकले के शुभमन गिल है। और यूनिसेफ इंडिया के करीना कपूर खान और आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ इंडिया के। पूमा इंडिया के पीवी सिंधु, पूमा इंडिया की नई बनी है पीवी सिंधु। और पूर्व में थे साथियों, पूर्व में मोहम्मद शमी थे। जोमेटो के शाहरुख खान, लेवाइस के आलिया भट्ट और जनगणना 2027 सुदर्शन पटनायक मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना साथियों यह गरीबों को राशन वितरण से संबंधित योजना है, उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शुरू किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी की सरकार है, उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी। गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन के अलावा अतिरिक्त चावल दिया जाएगा इस योजना में। देखिएगा उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा का स्टैटिक जीके, उड़ीसा का एक परिचय। उड़ीसा का प्राचीन नाम साथियों उत्कल है, उत्कल उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और इसका गठन होता है 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से अलग होकर के उड़ीसा का निर्माण हुआ है, बिहार राज्य से अलग होकर के। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की भाषा है उड़िया। और उड़ीसा की भाषा जो है साथियों और वहाँ की जनजाति है, वो उड़िया जनजाति से ओडिया किया गया और उड़ीसा का भाषा ओडिशा किया गया, यानी ऊ का जहां जहां उच्चारण था वो ओ कर दिया गया 96वां संविधान संशोधन से। 96वां संविधान संशोधन, देश में कुल 106 संविधान संशोधन हो गया। 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण देने के लिए, जिसे कहा जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राजकीय प्रतीक चिन्ह उड़ीसा का क्या क्या है? तो राजकीय पशु है सांबर, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, राजकीय वृक्ष है अश्वत्थ और राजकीय पुष्प है अशोक। यहाँ पर साथियों भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। यहीं पर साथियों जो भी डीआरडीओ के द्वारा कोई भी मिसाइल की टेस्टिंग परीक्षण किया जाता है तो उड़ीसा के चांदीपुर जिला के व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है। व्हीलर द्वीप का नाम अब हो गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। राउरकेला स्टील प्लांट यहीं पर साथियों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित राउरकेला स्टील प्लांट यहीं पर है, उड़ीसा में है, जो साथियों जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ।
जर्मनी देश के सहयोग से राउरकेला में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक स्टील प्लांट स्थापित होता है उड़ीसा में ही। और साथियों महत्वपूर्ण चीज कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित हो रहा है, तो उड़ीसा में ही हो रहा है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018-2023 में उड़ीसा की टीम जीत चुकी है। उड़ीसा में साथियों ओडिसी नृत्य है यहाँ का, और नुआखाई, बाली यात्रा और जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, ये सब उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है, उत्सव है। ब्लैक पैगोडा साथियों कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका रंग काला पड़ गया। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं साथियों, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध है, महानदी पर हीराकुंड डैम है, बांध है, हीराकुंड डैम महानदी पर है। और यहाँ पर साथियों चिल्का झील है, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। खारे पानी के झील को लैगून झील कहा जाता है, और अनूप झील भी कहा जाता है। अनूप या लैगून झील कहा जाता है खारे पानी के झील को। चिल्का सबसे बड़ा, अनूप या लैगून झील है। देवमाली ये पर्वत है, यहीं पर उड़ीसा में देवमाली पर्वत है। ध्यान रखिएगा इतनी बातें। अगला अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न होगा और अंतिम प्रश्न होगा साथियों। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। देखिएगा, दशहरा मैदान रायसेन मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। यह साथियों किसानों के लिए प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के रायसेन में होने वाला उन्नत कृषि महोत्सव 2026 किसानों के लिए एक बड़ा कृषि मेला है, जहां किसानों को नई खेती की तकनीक और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथियों देश में हमारे और भी जो भी प्रदर्शनी थे करंट अफेयर में महोत्सव हुए, उन सबको एक नजर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 को। भारत टेलीकॉम महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो 8 से 11 अक्टूबर नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में 19 से 22 मार्च 2026 को। और साथियों 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कहाँ हुआ? गुरुग्राम जिसका नया नाम हो गया है। इंडिया सॉफ्ट 2026 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में 23 से 25 मार्च 2026 को। इंडिया रबर एक्सपो कहाँ हुआ? तो 7 से 10 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में इंडिया रबर एक्सपो। और साथियों 50वां इंडिया कारपेट एक्सपो कहाँ हुआ? तो 11 से 14 अप्रैल 2026 को। कहाँ पर हुआ साथियों? ये भी नई दिल्ली में हुआ है, मिस हो गया है, नई दिल्ली में हुआ है इंडिया कारपेट एक्सपो। और साथियों अब मध्य प्रदेश से क्वेश्चन था, तो हम मध्य प्रदेश का स्ट्रेटेजी के देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के साथियों मुख्यमंत्री हो गए मोहन यादव, और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और सम्राट अशोक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के राजा। रानी दुर्गावती यहाँ की। तानसेन का प्रसिद्ध मकबरा साथियों ग्वालियर में है, और तानसेन ग्वालियर के निवासी थे। यहाँ पर खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर जिसको बुंदेलखंड में स्थित है। खजुराहो मंदिर जिसको साथियों चंदेल शासकों ने बनवाया था, और चंदेलों का राजधानी भी रहा है खजुराहो और महोबा। सांची का स्तूप, प्रसिद्ध सांची का स्तूप यहीं पर है साथियों। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में ही है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश ग्वालियर जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को, जब इससे छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर, 55 जिले वर्तमान में है। और इंदौर सबसे स्वच्छ भारत का शहर है साथियों। इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। बारहसिंगा, बाघ, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र हमारे भारत का मध्य प्रदेश है। हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। पन्ना हीरा का खान है, पन्ना हीरा का खान मध्य प्रदेश में। बरगद वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है साथियों। मलखम्ब खेल यहाँ का राजकीय खेल है, और दूधराज पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी है। भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा, कोई भी प्रश्न पूछना होगा तो निसंकोच कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, और उसका जवाब भी हम देते हैं साथियों। चलिए बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।